गोरी घमंडी जेठानी। करुणा के घर में उसकी दो बहुएं, एक बेटी और दो बेटे थे। करुणा ने अभी थोड़े समय पहले ही अपने दोनों बेटों की शादी की थी। उसकी बड़ी बहू तो अमीर, सुंदर और गोरी चिट्टी थी, तो वहीं दूसरी छोटी बहू बस ठीक ठाक थी। आह आह, क्या हुआ वर्षा? ऐसे चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान के पर्दे फाड़ोगी क्या? भाभी जी देखो ना, मेरे हाथ पर एक मकड़ी है, इसे प्लीज मुझसे दूर करो। ओहो मकड़ी, मुझे लगा कि डायनासोर है। मैं क्या तुम्हें कीड़े मकोड़े पकड़ने वाली लगती हूँ? इसे खुद ही हटाओ, मुझसे उम्मीद मत रखना। टीना वर्षा की मदद किए बिना ही वहां से चली गई। मकड़ी धीरे धीरे से वर्षा के हाथ पर चलने लगी। वर्षा मकड़ियों से बहुत डरती थी, लेकिन ये जानते हुए भी उसकी घमंडी भाभी ने उसकी जरा भी मदद नहीं की। आखिरकार वर्षा की चीखें सुनकर पायल वहां आ जाती है। क्या बात है वर्षा? भाभी भाभी ये पायल ने जल्दी से वर्षा के हाथ से उस मकड़ी को हटाया और उससे दूर कर दिया। घबराओ नहीं, अब वो मकड़ी नहीं आएगी। शुक्रिया भाभी। पायल वर्षा को देखकर मुस्कुराई और फिर वो घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद, मेरे माँ बाबा ने मुझे कैसे परिवार में फंसा दिया है। यहाँ ना तो कोई काम ढंग से होता है और ना ही कुछ और। मैं तो थक गई हूँ। टीना ऐसे ही गुस्से में ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बक रही थी। उसकी आवाजें सुनकर करुणा और पायल उसके पास आईं। बहू क्या हुआ? चुप कर बुढ़िया। जेठानी जी जबान संभाल कर। चुप कर, काली कर लो, ज्यादा उस बुढ़िया की साइड मत ले। एक मिनट शांत हो जा बहू और आराम से बता कि आखिर बात क्या है। मेरी साड़ी जो मैं आज पहनने वाली थी वो कहाँ पर है? वो वाली साड़ी? जेठानी जी वो तो इस टाइम लॉन्ड्री में है। मैं उसे धोने तो वाली थी, लेकिन वर्षा की चीखें सुनकर मैं उसे धोना ही भूल गई। अच्छा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे वो साड़ी धुली हुई चाहिए, वो भी अभी के अभी। दैट्स इट। माफ करना जेठानी जी, लेकिन अभी तो मैं खाना बना रही हूँ। इस समय मैं उसे नहीं धो पाऊंगी, आप खुद ही धो लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत? करुणा को लगा कि बात बिगड़ रही है, इसीलिए घर में कोई कलेश ना हो तो वो पायल से बोली, बहू थोड़ी सी देर लगेगी। अगर तेरी जेठानी को वो साड़ी पहननी है तो तू धो दे। पायल अपनी सास का बहुत आदर करती थी। सिर्फ उसके बोलने पर वो टीना की साड़ी धोने चली गई। इसी तरह से सिलसिला जारी था। रोज रोज घमंडी गोरी जेठानी अपनी ससुराल वालों पर हुक्म चलाती थी। ऐसे ही देखते कुछ महीने बीते और अब दोनों ही बहुएं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रेगनेंसी के बाद भी घर के सभी काम पायल को ही देखने पड़ते थे और टीना बस वही करती जो उसका मन करता। जेठानी जी ये हाई हील्स, शॉर्ट ड्रेस, आप इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? बताइए तो सही। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर हैंग आउट के लिए जा रही हूँ, और कुछ? मुझे गलत मत समझना, लेकिन जेठानी जी ऐसी प्रेगनेंसी की हालत में हील्स वगैरह पहनकर बाहर जाना सही नहीं है। आपको घर में ही रहकर आराम करना चाहिए। मैंने तुमसे एडवाइस मांगी? मैं आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। चुप रहो समझी, और रास्ता दो। टीना ने पायल की एक नहीं सुनी और बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगी। उसने बहुत कुछ खाया और साथ ही शराब भी पी, और रात के समय हल्के से नशे में वो घर वापस आई। जेठानी जी आप आ गई हैं? क्या बोला? मैं आ गई। टीना ऐसे बोलकर अजीब से कदम बढ़ाती हुई घर के अंदर आने लगी। वो नशे में थी, इसीलिए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो चलते चलते बस गिरने ही वाली थी कि तभी पायल ने उसे संभाल लिया और उसे कमरे में ले गई। आप यहाँ आराम कीजिए। बिस्तर पर पड़ते ही टीना सो गई। सुबह उठकर जब घर वालों को इस बात का पता चला तो टीना के पति आकाश ने उसे बहुत डांटा। टीना, इस दौर में शराब का सेवन नहीं करते हैं। हो सकता है कि इसकी सजा तुम्हें नहीं, हमारे बच्चे को भोगनी पड़े। तुम होते कौन हो दो कौड़ी के इंसान मुझे रोकने वाले? अरे मेरा बच्चा, मेरा शरीर, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। बहू हम तेरे भले के लिए ही बोलते हैं, तू हमें हमेशा गलत ही क्यों समझती है? सोच लिया आपने मेरे भले के लिए। आप मेरे मामले में कुछ ना ही बोलो तो मेरे लिए सबसे बेहतर है। ओके,
अंडरस्टूड? टीना सभी को एक लकड़ी हाँकती हुई वहां से चली गई। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। टीना खूब शराब पीती और जो उसके मन में आता वही करती। घर वाले उसे बहुत रोकते, लेकिन उसकी समझ में किसी की बात नहीं आती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जहां एक तरफ पायल अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखती थी, तो वहीं दूसरी तरफ टीना को उसकी परवाह ही नहीं थी। जेठानी जी, ये सब छोड़ दो, अभी भी समय है। ये सब आपके मजे की चीजें आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा मेरी ही तरह गोरा, सुंदर और तंदुरुस्त होगा। तुम अपनी समझदारी अपने पास रखो। टीना हर किसी का मुंह ऐसे ही बंद करवा देती थी। देखते ही देखते ऐसे ही दिन बीतने लगे और दोनों बहुओं की डिलीवरी का दिन आ गया। जहां एक तरफ पायल ने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बच्चे को आसानी से जन्म दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ टीना को डिलीवरी में दिक्कतें आ रही थी। डॉक्टर, मेरी बड़ी बहू का क्या? प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बहू के साथ बहुत लापरवाही हुई है, हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। बड़ी मुश्किलों से डॉक्टर ने टीना का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद टीना एक बच्चे को जन्म तो दे चुकी थी, लेकिन उसका बच्चा बिल्कुल काला और बहुत ही कमजोर पैदा हुआ, जिसे देखकर टीना को अपनी ससुराल वालों की बातें याद आईं और उसकी आंखों में पानी आ गया। आपका बच्चा बहुत कमजोर है, इसे हमें कुछ दिन यहीं रखना होगा। टीना अपने इतने ज्यादा कमजोर बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी। उसे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था, लेकिन उसके पास कुछ बोलने को शब्द नहीं थे। टीना को ऐसे रुआंसा सा देखकर करुणा उसके पास बैठ गई। बेटा, घर वाले कभी अपने परिवार के सदस्यों का बुरा नहीं चाहते हैं। हमने तुझे वो सब कुछ करने से इसीलिए रोका था ताकि तुझे या तेरे बच्चे को ये दिन ना देखना पड़े। ये बात तुझे शायद आज समझ आ गई होगी। करुणा की बात सुनकर टीना उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और सभी से माफी मांगने लगी। माँ, मुझे माफ कर दो। आकाश जी, वर्षा, पायल, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ ज्यादा ही घमंड में आ गई थी। आकाश जी, उस घमंड ने मुझे आपको क्या क्या कहने पर मजबूर कर दिया। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं टीना, तुम ऐसे रो मत, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जेठानी जी, ये घमंड बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन शुक्र है कि इस बहाने आपका घमंड टूट गया। अब आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। मुझे यकीन है कि आप और आपका बच्चा जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। सभी को अपने इतने बुरे बर्ताव के बाद खुद की ही तरफदारी करते देख अब टीना को सब कुछ समझ आ चुका था। कुछ दिनों तक टीना और उसका बच्चा हॉस्पिटल में ही रहे। हॉस्पिटल में रहने और केयर से अब टीना का बच्चा भी स्वस्थ हो चुका था और पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। वीर बेटा, सारी तैयारी हो गई ना? वो चारों आते ही होंगे। अरे भाग्यवान, फिक्र क्यों कर रही हो? सारी तैयारी हो गई है। सुबह से अपने चारों बेटों की आने की खुशी में 1 मिनट भी नहीं बैठी हो। माला और राजेश ने अपने चारों बेटों को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था, लेकिन अपने सबसे छोटे बेटे वीर को बिजनेस संभालने के लिए इंडिया में ही रहने दिया। आज पूरे 3 साल बाद राजेश और माला के चारों बेटे रॉकी, जय, आरव और राज इंडिया वापस आ रहे थे, जिसकी खुशी में सारा परिवार तैयारी करने में लगा हुआ था कि तभी माला के चारों बेटे आ जाते हैं। लेकिन माला के चारों बेटे अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ 4 अंग्रेजन लड़कियां भी आती है। माँ देखो, हम आ गए हैं। देखिए हम किसे अपने साथ लेकर आए हैं। ये चारों अंग्रेजी लड़कियां कौन हैं? राम राम, इन्होंने कितने छोटे कपड़े पहने हैं। माँ, ये है डेजी, नोहा, रोज और नोरा। ये चारों हमारे साथ हमारे कॉलेज में ही पढ़ती थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार के रिश्ते में कब बदल गई हमें पता ही नहीं चला, इसलिए हम लोगों ने शादी कर ली। हे भगवान, ये तुम चारों ने कैसा अनर्थ कर दिया। तुम चारों को शादी करने के लिए यही अंग्रेजन लड़कियां मिली थी। अरे हमारे देश में क्या लड़कियों की कमी थी जो तुम चारों ने इन फिरंगियों से शादी कर ली? इन्हें हमारी संस्कृति और संस्कार के बारे में रत्ती भर भी नहीं पता। क्यों ना इनके कपड़े ही देख लो, पूरी की पूरी टांगे दिख रही है इनकी। हमारे घर की बहू बेटियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। सासू माम, ये तो आजकल का लेटेस्ट फैशन है। हमारे कंट्री में लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। सासू माम,
आप हमारा क्या होम एंट्रेंस नहीं करेंगी? क्या बोल रही है ये फिरंगी? माँ ये कह रही हैं कि आप हमारा गृह प्रवेश नहीं करोगे क्या? माला, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब जो होना था सो हो गया। जाओ अंदर से आरती की थाली लेकर आओ और बहुओं का गृह प्रवेश करो। अपने पति के कहने पर माला अपनी चारों अंग्रेजन बहुओं को अपना लेती है और उनका गृह प्रवेश करती है। अगले दिन सुबह होते ही माला बहू को आवाज देती है और चारों बहू अपने अपने कमरे में तैयार होकर अपनी सास के पास आती हैं। तभी माला कहती है, सुनो बहू, आज तुम चारों की पहली रसोई है। आज तुम चारों को अपने हाथों से हम सबके लिए खाना बनाना है। ये रसोई है, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर माला वहाँ से चली जाती है। माला की चारों अंग्रेजन बहुओं को खाना बनाने के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए वो YouTube से रेसिपी देखकर खाना बनाने लगती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। खाना बनाने के चक्कर में चारों अंग्रेजन बहू पूरे किचन को तहस नहस कर देती है। पूरे 3 घंटे हो जाते हैं, लेकिन इन 3 घंटों में खाना बनकर बाहर नहीं आता। इसलिए देखने के लिए माला किचन में जाती है, लेकिन माला जैसे ही किचन के अंदर आती है तो अपने किचन का इतना बुरा हाल देखकर दंग रह जाती है। हे भगवान, ये तुम चारों ने मेरे रसोई घर का क्या हाल बना दिया है। और ये कुकर इतना काला कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी रसोई में नहीं, किसी कबाड़ खाने में आ गई हूँ। पूरी रसोई में धुआं धुआं कर दिया। तुम चारों को अगर खाना बनाना नहीं आता था तो बोल देती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरी मत मारी गई थी जो तुम चारों को मैंने किचन में अकेला छोड़ दिया। अब जाओ यहाँ से, मुझे किचन साफ करना पड़ेगा। माला अपनी चारों अंग्रेजन बहुओं से बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी, क्योंकि माला की चारों अंग्रेजन बहुओं को घर के काम काज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वो चारों बस पूरा दिन मेकअप करने और घूमने फिरने में लगी रहती थी, जिससे माला बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए अब माला अपने सबसे छोटे बेटे वीर की शादी करवाने का फैसला कर लेती है। माला वीर की शादी एक दिव्या नाम की लड़की से कराती है। दिव्या रंग रूप में तो काली होती है, लेकिन घर के काम काज के बारे में उसे सब कुछ पता होता है। वो एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है जो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को भली भांति निभाती है। वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी चाय कभी नहीं पी। जब से तू इस घर में आई है तब से मुझे इतनी शांति मिलती है कि पूछ मत। वरना मैं तो सोच रही थी कि मैं अपनी इन चारों अंग्रेजन बहुओं के साथ कैसे रहूंगी। कहने को तो तू इस घर की सबसे छोटी बहू है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाती है। इसलिए ये ले तिजोरी की चाबी। अब से इन सब की जिम्मेदारी भी तेरे ऊपर ही है। लेकिन माँ जी, इन चाबियों पर तो मेरी जेठानियों का हक है। लेकिन उन्हें चाबी देकर मैं अपना नुकसान नहीं करवाना चाहती हूँ। उन चारों को हमारे रीति रिवाज और संस्कृतियों के बारे में जरा भी खबर नहीं है। वो तो बस घूमने फिरने और पूरा दिन मेकअप करने में लगी रहती है। इसलिए अब से तू ही इसकी जिम्मेदारी को संभालेगी। माला दिव्या को घर की तिजोरी की चाबी दे देती है, जिसे दूर खड़ी दिव्या की चारों अंग्रेजन जेठानियां देख रही होती हैं। ये सब देखकर उन चारों को दिव्या से बहुत ज्यादा जलन होती है। सी, कैसे सासू मॉम ने उस ब्लैक ब्यूटी को घर के लॉकर की कीज दे दी। इन कीज पर तो हमारा राइट होना चाहिए। यूर राइट नेहा। ये ब्लैक ब्यूटी जब से इस घर में आई है तब से हम चारों को इसकी वजह से सासू मॉम के डेली टॉन्ट सुनने पड़ते हैं। हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दिव्या की चारों अंग्रेजन जेठानियां मिलकर दिव्या को सबक सिखाने का सोचती है। इसलिए अब वो चारों मिलकर दिव्या के किए गए सारे कामों को बिगाड़ती रहती है, जिस वजह से सारा इल्जाम दिव्या पर आता है और माला दिव्या को डांटती है। ये सब देखकर चारों अंग्रेजन जेठानियां बहुत खुश होती हैं। दिव्या बहू, ये मैंने प्रसाद बनाया है, इसे रसोई घर में ले जाकर रख दे और याद से रसोई की खिड़की बंद कर दियो, वरना बिल्ली आकर प्रसाद झूठा कर देगी। ठीक है माँ जी। दिव्या किचन में जाकर प्रसाद रखकर खिड़की बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी दिव्या की चारों अंग्रेजन जेठानियां आकर खिड़की को खोल देती है और कुछ ही देर में बिल्ली खिड़की से किचन में आकर सारे प्रसाद को जूठा कर देती है। माला जैसे ही किचन में जाती है, बिल्ली को प्रसाद जूठा करता हुआ देखती है तो उसे देखकर माला को बहुत गुस्सा आता है और चिल्लाकर वो दिव्या को बुलाती है। ये तूने क्या कर दिया दिव्या? तेरी वजह से मंदिर ले जाने का सारा प्रसाद झूठा हो गया। अब मैं क्या ये झूठा प्रसाद पंडित जी को दूंगी? अरे तुझसे अच्छी तो मेरी चारों अंग्रेजन बहू है। ना जाने क्यों तुझ जैसी काली लड़की से मैंने अपने बेटे की शादी करवा दी, ये सोचकर कि कम से कम तू जिम्मेदारी निभाएगी। लेकिन नहीं, तू तो मेरी अंग्रेज बहुओं से भी कई गई गुजरी निकली। चली जा मेरी नजरों के सामने से। लेकिन माँ जी, मैंने तो खिड़की बंद की थी, मुझे नहीं पता ये खिड़की अपने आप कैसे खुल गई। बस
बहुत हो गया, मुझे अब तेरे ये बहाने नहीं सुनने हैं, समझी? जा यहाँ से। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। सासू मॉम तो आज बहुत एंग्री दिख रही थी। बस अब कुछ और मिस्टेक्स, फिर सासू मॉम उस ब्लैक ब्यूटी को घर से निकाल देंगी। यस डेजी, फिर इस घर लॉकर की कीज पर सिर्फ हमारा राइट होगा। चारों अंग्रेजन जेठानियां मिलकर बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां पर माला आ जाती है और उन चारों की सभी बातें सुन लेती है, जिसके बाद माला उन चारों पर चिल्लाती है। माला की चिल्लाने की आवाज सुनकर दिव्या भी वहां आ जाती है। आज तक तुम चारों की चारों गलतियां करती रही और मुझे लगता था कि दिव्या बहू गलती कर रही है, लेकिन मैं गलत थी। मैंने सोचा समय के साथ तुम चारों अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए तुम चारों यहाँ से अपने देश वापस लौट जाओ और कभी दोबारा मुड़कर मेरे घर की तरफ मत आना। माला की बात सुनकर चारों अंग्रेजन बहुत शॉक हो जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दिव्या कहती है, नहीं माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? माना भाभी ने गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें घर से निकाल दो। अगर आप इन्हें घर से निकाल देंगी तो ये कहाँ जाएंगी? दिव्या की बात सुनकर चारों अंग्रेजन जेठानियों की अकल ठिकाने आ जाती है और उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने आज तक जो भी किया दिव्या के साथ वो सब गलत किया। जिसके बाद चारों अंग्रेजन जेठानियां मिलकर दिव्या के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और दिव्या भी उन्हें माफ कर देती है। अब चारों अंग्रेजन जेठानियां और दिव्या मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और सभी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं।